गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किंगशिप टाउन एंड क्लास। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग। जैसे कि इसके नीचे लिखा हुआ है, हम इस चैप्टर में कल्चरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 वो भी इसी टाइमलाइन के थे, लेकिन उसमें हमने चैप्टर 2 में बेसिकली हमने किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि कैसे रूरल एरिया में क्या चीजें हो रही हैं। और 3 चैप्टर में हमने बेसिकली महाभारत से कनेक्ट करते हुए कुछ चीजों को समझने की कोशिश की। अब इसमें हम कल्चरल डेवलपमेंट की और काफी सारे एस्पेक्ट्स की, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सांची की बात हो रही है, सांची स्तूपा, और स्तूपा के क्या फीचर्स थे, स्तूपास कैसे हमने रिस्टोर किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मेरा मोटिव है कि मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन समझा सकूं। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बस यही कीजिएगा तो एक मोटिवेशन मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने कर दिया है लाइक और सब्सक्राइब। शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। In this chapter, we shall go on a long journey across 1,000 years to read about philosophers and their attempts to understand the world they inhabited. इसमें मैं लाइन बाय लाइन, आपको अभी इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि पूरा चैप्टर है क्या। एंड देयर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहेबिटेड। तो फिलोसोफर्स क्या होते हैं? जो अलग अलग फिलोसफीज को मानते हैं। फिलोसफीज क्या होती हैं? अलग अलग थ्योरीज कह सकते हो आप लेमैन की भाषा में, कि आप अलग अलग बातों को मानते हैं कि हाँ ये सही हो सकता है या ये ऐसा इसीलिए हुआ होगा। फिलोसफीज हैं, साइंस नहीं है, लॉजिक नहीं है कि केमिस्ट्री है या फिर मैथ्स है कि 2+2 4 हो गया। फिलोसफी है, ठीक है। और उनके अटेम्प्ट, उन्होंने जो दुनिया को समझने की कोशिश की है, इनके आइडियाज जो हैं ये कंपाइल हुए हैं। कंपाइल मतलब इकट्ठे हुए हैं, ओरल और रिटन। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिलोसोफर्स ने सिर्फ ओरल बातें कह दी, तो बाद में जाके कंपाइल हुई और लिख दी गई, तो ये सारी चीजों को अलग अलग जगहों पर उन्होंने लिख दिया। तो उन सब थिंकर्स की बातों को इकट्ठा किया गया है। हम ब्राह्मण्स की बातों को बहुत फोकस करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है, लेकिन बुद्धिज्म जब डेवलप हो रहा था, जब बुद्धिज्म एक तरीके से प्रोपोगेट हो रहा था, फैल रहा था, तो वो आइसोलेशन में नहीं डेवलप हुआ। आइसोलेशन क्या होता है? एकांत में, अकेले में। देयर वर सेवरल अदर ट्रेडिशंस engaged in debates and dialogues with others. काफी सारे ट्रेडिशंस उस वक्त डेवलप हो रहे थे। सांची स्तूपा वगैरह, जो स्तूपास आप देखते हैं, ये बौद्धिज्म से रिलेटेड है। मैं आपको आगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये सब चीजों के बारे में। लेकिन हम इस चैप्टर में अभी तक इंट्रोडक्शन से आपको कुछ बातें समझ आ जानी चाहिए कि हम इसमें कुछ कल्चरल रेफरेंस, जो कि शायद बौद्धिज्म से रिलेटेड, शायद, क्योंकि मैं आपको भी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ चैप्टर का, बौद्धिज्म से रिलेटेड है। इसमें हम देख रहे हैं कि बौद्धिज्म अपने आप अकेले नहीं डेवलप हुआ, उसके आसपास और भी ट्रेडिशंस, चीजें थी जो डेवलप हो रही थी। इंट्रोडक्शन से हमें हमेशा, जो मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करा चुकी हूँ, हमें इंट्रोडक्शन से सोर्सेस पता चल जाते हैं, क्योंकि किसी तथ्य पे, किसी आधार पे ये सारी बातें कही जा रही होती हैं। तो उन सोर्सेस को अगर आप देखें तो हिस्टोरियंस यूज करते हैं अलग अलग सोर्सेस। Worlds of ideas and beliefs include Buddhist, Jain and Brahmanical text. जब भी हिस्टोरियंस कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में हमने जब ब्राह्मण्स की बात की कि ब्राह्मण 4 वर्ना सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मानते थे,
तो उसी तरफ से हमने बौद्धिज्म में देखा कि बौद्धिज्म में ये कहा जा रहा था कि ये कुछ जरूरी नहीं है, बाय बर्थ ये डिवीजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत चीज है। वो नहीं मानते थे इस डिवीजन को। तो कभी भी हिस्टोरियंस एक ही पॉइंट नहीं देखते, वो बहुत सारे पॉइंट एक साथ देखते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जब आपके सोर्सेस की बात हो रही है तो बुद्धिस्ट, जैनिस्ट और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जिसमें आप मनुस्मृति या आपकी बहुत सारी जो चीजें मिलती हैं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, आप वो सब यहाँ पे ले सकते हो। जैसे धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र, जिनमें रूल्स लिखे गए हैं, ये सब चीजों से हमें काफी सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। और इस इंस्क्रिप्शन से ही याद आया कि जो इंस्क्रिप्शंस और मॉन्यूमेंट्स ये भी सोर्सेज हैं, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स जो उस वक्त के प्रिजर्व हो गए, या जैसे आज का सांची स्तूपा जो आज का नहीं है, बहुत पहले बना था, वो आपका मेन फोकस है और उनसे आपको समझ आएंगी चीजें कि आखिर उस वक्त ये डेवलपमेंट कैसे हो रहा था। तो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये है शाहजहां बेगम की। ये काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया था, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये आप फोटो देख लीजिए और आप याद रखिएगा कि ये शाहजहां बेगम है और इनका सांची स्तूपा से आप एक कनेक्शन अभी से ही समझ सकते हैं। अ ग्लिम्स ऑफ सांची। तो 19th सेंचुरी में आपको पता है कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था। तो बेसिकली उस टाइम पे यूरोपियंस को हमारी कंट्री की नई नई चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो अब हम सांची के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझ रहे हैं तो हम शुरू करते हैं कि 19th सेंचुरी में यूरोपियंस को स्तूपा ऑफ सांची में बहुत इंटरेस्ट आया। यूरोपियंस में स्पेसिफिकली फ्रेंच ने शाहजहां बेगम, जिनकी ऊपर यहाँ पे आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी, उनसे पिक लिख देती हूँ मैं, शाहजहां बेगम से परमिशन ली कि वो सांची स्तूपा, अब मैं स्तूपा नहीं बना पाऊंगी, चलो मैं ऐसे बना देती हूँ, ये सांची स्तूपा है, इसका ईस्टर्न गेटवे, ईस्टर्न दरवाजा। अब ईस्टर्न कौन सा हुआ, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, तो यहाँ का कोई ये ईस्टर्न गेटवे होगा। उन्होंने, किसने, फ्रेंच ने परमिशन मांगी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए कि फ्रेंच पहला, दूसरा किससे परमिशन ली, शाहजहां बेगम से, ईस्टर्न गेटवे ले जाने की, which was best preserved to be displayed in the museum in France. For a while, Englishmen also wanted to do the same, but fortunately, both French and English were satisfied with carefully prepared plaster cast copies, and original remained at the site, part of the Bhopal state. ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ। एक वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, वो लिखा हुआ है फॉर्चुनेटली। ये बात समझ नहीं आई। देखिए, कहानी ये थी कि शाहजहां बेगम से फ्रेंच, यूरोपियंस और स्पेसिफिकली फ्रेंच को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था और उनको था कि हम ये ले जाएं यहां से, क्या, ईस्टर्न गेटवे। लेकिन शाहजहां बेगम ने इंस्टेड ऑफ गिविंग ईस्टर्न गेटवे, उन्होंने इसकी प्लास्टर कास्ट कॉपीज बनवा के दे दिया और ओरिजिनल नहीं दिया। ओरिजिनल भोपाल स्टेट के पास है और ये आज भी, ओरिजिनल जो भोपाल स्टेट के पास था वो आज भी प्रिजर्व्ड है। ये एक अच्छी बात थी। द रूलर्स ऑफ भोपाल, जैसे कि शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर्स, उनके बाद जो आए, तो शाहजहां बेगम के बाद आए थे सुल्तान जहां बेगम, प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट साइट। इन्होंने, जो कि आप ये फोटो में देख सकते हो, ये स्तूपा, इसके प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने फंड भी दिया। अब आते हैं जॉन मार्शल, जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, सांची स्तूपा, और सुल्तान जहां को उन्होंने डेडिकेट किया है, क्योंकि सुल्तान जहां ने फंड किया था इस म्यूजियम को।
एंड उन्होंने गेस्ट हाउस भी बिल्ड करवाया जहाँ पे ये जॉन मार्शल रहते थे और उन्होंने इन बातों को लिखा। और ये जो वॉल्यूम्स जॉन मार्शल ने लिखे हैं इनको शाहजहां बेगम ने ही फंड कराया था। So, Sanchi Stupa complex has survived. It is no small measure due to a wise decision and a good luck. क्योंकि ये जो सुल्तान जहान बेगम ने एक दिमाग लगाया उस वक्त कि उनको कॉपीज दे दी इंस्टेड ऑफ असली वाला देने के, एक तो वो रीजन था। दूसरा, अगर रेलवे कंस्ट्रक्शन हो जाती उस एरिया में तो इसको तोड़ देते वो लोग, क्योंकि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था यहाँ की चीजें प्रिजर्व करने पे। तो दूसरा था कि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स, इनकी नजरों से ये बच गया एंड फॉर्चुनेटली सांची स्तूपा प्रिजर्व हो गया। One of the most important Buddhist centers, the discovery of Sanchi has vastly transformed the understanding of early Buddhism. जैसे जैसे सांची डिस्कवर हुआ है और हमें मिला है हमारी बौद्धिज्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ी है, ट्रांसफॉर्म हुई है। और जो ये प्रिजर्व्ड है ये साइट अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है। जो ये आप फोटो में देख रहे हैं ये अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रिजर्व करता है क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल साइट मान ली गई है। लेकिन अब इतना कुछ मैंने आपको बताया कि सुल्तान जहान बेगम थी, उनसे पहले भी उनके सारे जो उनके आगे के सक्सेसर्स आए उन लोगों ने इसको फंड किया, जॉन मार्शल को भी फंड किया, उनसे वॉल्यूम्स लिखवाई गई और अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आर्कियोलॉजिकल साइट बना दी गई है। एंड हम इतने फॉर्चुनेट और हम इतने खुश हो रहे हैं कि यूरोपियंस इसको नहीं लेके गए। क्यों इतना इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट क्यों माना जा रहा है इसको? इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है? तो उस सब चीजों को क्वेश्चन अभी आगे हमें पता चलेगा कि आखिर ये जो सांची स्तूपा है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है, इसको प्रिजर्व करना और ये क्यों हम इसको कह रहे हैं कि इससे हमारा बौद्धिज्म से रिलेटेड एक आइडिया ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये आपको आगे पता चलेगा। Sacrifices and debates. Mid first millennium BCE is often regarded as a turning point in the world history. कौन सा टाइम? मिड फर्स्ट मिलेनियम। क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं अलग अलग थिंकर्स, जैसे कि आप देखोगे ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग थिंकर्स इमर्ज हो रहे हैं। बाकी सब तो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है महावीर, जो कि जैनिज्म से रिलेटेड हैं, और गौतम बुद्धा। ये हमारे इसके अलावा और भी ये दो प्रोमिनेंट हैं, इनके अलावा और भी थे लेकिन ये थिंकर्स हमारी कंट्री में इमर्ज हो रहे थे। ये अब समझने लगे थे कि मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारे जीने का क्या मकसद है, ये ह्यूमन बीइंग्स का और ये पूरे ब्रह्मांड का क्या कनेक्शन है। और दिस वाज आल्सो अ टाइम जब नए किंगडम्स और सिटीज बन रहे थे, जैसे कि हमने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा आ गया है। हमने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि हमने सेम टाइम पीरियड की बात की है। टाइम पीरियड वही चल रहा है चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का और अब चैप्टर 4 का, एक ही टाइम की हम बात कर रहे हैं। ये पूरी जो आपकी थीम 1 वाली बुक है, सिर्फ एक चैप्टर 1 था जो हमने हड़प्पा से रिलेटेड किया था, बाकी आपके ये तीनों चैप्टर एक ही टाइम लाइन पे चल रहे हैं। तो उस टाइम पे ये जो 6th सेंचुरी के आसपास का जो ये वक्त है, इस टाइम पे आप देख रहे हो सोशल और इकोनॉमिक, कारोबार से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड बदलाव आ रहे हैं और लोगों की सोच भी बदल रही है। क्योंकि जैसे हमारे देश में भी अलग अलग थिंकर्स इमर्ज हो रहे हैं और ठीक उसी तरह और जगहों पे भी इमर्ज हो रहे थे और इन थिंकर्स ने अपने चीजों को समझा और दूसरों को समझाने की भी कोशिश की। जैसे गौतम बुद्ध ने पहले उनको एनलाइटमेंट मिला, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बाद में फिर उन्होंने ना जाने कितने लोगों को वो ज्ञान दिया। सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन।
देर आर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस। प्री एग्जिस्टिंग क्या होते हैं? जो पहले से चल रहे थे। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस पहले से चल रहे थे, मतलब एक वक्त होगा जब वो भी शुरू हुए होंगे, लेकिन हम इनके कॉन्टेक्स्ट में जो ये बौद्धिज्म और जैनिज्म है, इनके कॉन्टेक्स्ट में वो पहले से चले आ रहे थे। अर्ली वैदिक ट्रेडिशन जैसे कि जो ऋग्वेद है, ये कंपाइल हुआ 1500 से 1000 BCE में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट भी आ जाता है कि ये ऋग्वेद कब कंपाइल हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1500 से 1000 BCE के बीच में ऋग्वेद कंपाइल हुआ था। ऋग्वेद में क्या है? मंत्र हैं, हाइम्स जो कहते हैं प्रेज ऑफ अलग अलग देवी देवताओं की प्रेज लिखी हुई है, स्पेशली अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 डेटीज तो आपको पक्का याद रखने हैं। कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। कहते हैं जो सोम रस होता है ना, सो ये प्लांट बेसिकली एक प्लांट ड्रिंक टाइप होती है। तो अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 डेटीज आपको जरूर याद रखने हैं। ये मंत्रों का उच्चारण से हाइम्स वर चैंटेड एंड सैक्रिफाइसेस और अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। लोग प्रे करते थे। किस किस के लिए प्रे करते थे? कैटल के लिए, लड़के के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, लंबी उम्र के लिए लोग प्रे करते थे, और उस प्रे के साथ ये सैक्रिफाइसेस और ये मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे लोग ग्रुप में कलेक्टिवली सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग इंडिविजुअली, घर का जो मुखिया है वो ही परफॉर्म करने लग गया। मोर इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस जैसे कि राजस्य या फिर अश्वमेध यज्ञ, ये जो हॉर्स से रिलेटेड होता है कि वो हॉर्स को छोड़ देते हैं और जिस एरिया में चले गए वो वहां पे उनका हो गया, तो ये बेसिकली किंग करते हैं ये। तो ऐसे करके स्पेसिफिक एरियाज बन गए थे जहां पे ये यज्ञ परफॉर्म किए जा रहे थे, जैसे कि ये यज्ञ हैं। अब ये यज्ञ नॉर्मल पब्लिक नहीं करेगी। नॉर्मल पब्लिक क्यों करेगी ये यज्ञ? नॉर्मल पब्लिक का कोई रोल ही नहीं है। ये यज्ञ कौन परफॉर्म करेगा? राजा ही परफॉर्म करेगा। तो शुरुआत में ये यज्ञ कलेक्टिवली होते थे, ग्रुप में, समूह में, लेकिन धीरे धीरे ये बाद में इंडिविजुअल होने लग गए। ये जो यज्ञ है, जैसे मैंने आपको ये 2 बताए, ये चीफ्स, मुखिया या राजा करते थे, लेकिन ये करते थे नो डाउटली, लेकिन इनको करवाता कौन था? ब्राह्मण, प्रीस्ट, क्योंकि उन्हीं को ही वेद की नॉलेज है, उनको मंत्र की नॉलेज है। आज भी अगर आप पूजा कर रहे हो या हवन कर रहे हो, आपको करवा तो पंडित जी रहे हैं ना, क्योंकि आपको मंत्र नहीं आते, वो आपको बोल रहे हैं चलो स्वाहा, आप हो स्वाहा। तो इसलिए करवाने वाले उस वक्त भी ब्राह्मण थे, बस कर रहे थे किंग्स। न्यू क्वेश्चंस। अब क्या हुआ, जो उपनिषद है उसमें काफी सारे आइडियाज मिलते हैं, और ये दिखाते हैं कि लोग बड़े क्यूरियस थे। वो जानना चाहते थे कि जिंदगी क्या है, मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का अर्थ क्या है, इसकी लाइफ के बाद क्या होता है, जब लोगों की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, क्या हमारा पुनर्जन्म होता है, क्या पुनर्जन्म पास्ट के एक्शन से रिलेटेड होता है। और मतलब ये काफी सारी बातों को डिबेट किया जाता था, और लोग इन बातों को समझने की कोशिश करते थे। कुछ लोग इन बातों को वैदिक ट्रेडिशन में ढूंढने की कोशिश करते थे, कुछ उनके बाहर ढूंढते थे। और इस वक्त, यही वो वक्त है जब लोगों ने जो सैक्रिफाइसेस होते थे, बलि वगैरह की प्रथा होती थी, उस पे भी क्वेश्चन स्पेकुलेट करना शुरू किया कि क्या किसी और को मार देने से हम खुश हो सकते हैं। ऐसे करके लोगों के दिमाग में विचारधारा आने लग गई। और जैसे कि आपको भी शुरू में भी बताया कि इन बातों पे डिबेट्स हो रही हैं, क्योंकि इन बातों की अल्टीमेट रियलिटी क्या है। तो डिबेट्स एंड डिस्कशन, ये डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती थी। इसका एक सोर्स जो हमें मिलता है वो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो कि मेंशन करता है 64 सेक्ट्स या स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है कि अलग अलग विचारधारा चल रही थी। जो इन विचारधाराओं को मानते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, जैसे कि जो इनको टीचर्स कहते हैं, और वो लोगों को अपनी बात बताते थे और उनको समझाने की कोशिश करते थे। और क्योंकि 64 अलग अलग थॉट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ग्रुप ऑफ लोग, एक समूह है जो ए बात को सही मानता है, और एक समूह है जो बी बात को सही मानता है, तो वो एक दूसरे की बात को समझने की भी कोशिश करते थे।
और बेसिक उनका पर्पस होता था कि वो दुनिया को अपनी बात समझा सके। अब ये जो डिबेट्स होती थी, जैसे ये दो ग्रुप्स हैं, ये कहाँ होंगी? ये होती थी कुटग्रशाला में। कुटग्रशाला क्या है? ये बेसिकली वो एक जगह होती थी, एक तरीके से एक हट है। मुझे इससे अच्छी हट नहीं आती तो ये एक हट है, इसमें पॉइंटेड सी रूफ होती थी उसकी, जैसे कि यहाँ पर ये कुटग्रशाला पॉइंटेड रूफ इन अ ग्रूव्स, जो कि वहां पे लोग एक दूसरे में ट्रैवल करते थे और यहाँ पे वो डिबेट्स होती थी। अगर सपोज कोई ए ग्रुप का ए ग्रुप का बंदा, आई मीन थिंकर, सॉरी थिंकर अगर कन्विंस हो गया किसी दूसरे की फिलॉसफी से, तो वो बाद में उनका ही डिसाइपल बन जाता था। अगर सपोज ए थिंकर कन्विंस हो गया बी फिलॉसफी से, तो अब वो बी फिलॉसफी का डिसाइपल बन जाएगा। या इसको आप ऐसे समझने की बजाय थोड़ी आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि, एक मिनट, ए बी से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करती हूँ मैं, कि ये एक फिलोसोफर है, ये जगह जगह ट्रैवल करता है, एंड ये एक इनको कुटग्रशाला मिली जहाँ पे इन्होंने देखा कि काफी सारे लोग किसी फिलॉसफी ए की बात कर रहे हैं। इन्होंने वो फिलॉसफी, ये उस फिलॉसफी को नहीं मानते थे, ये वहां गए, इन्होंने उस डिबेट को सुना, इन्होंने उसकी बात की, ये इसके अगेंस्ट थे बिल्कुल। कहते ना कोल्ड वॉर था इन दोनों के बीच, कोल्ड वॉर तो नहीं, मतलब ये मानते नहीं है एक दूसरे की फिलॉसफी। ये वहां गए, इन्होंने सुना, इनको बहुत अच्छी लगी उनकी फिलॉसफी, तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और फिर ये ए फिलॉसफी के डिसाइपल बन गए। पहले ये राइवल थे, लेकिन अब ये डिसाइपल बन गए। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के आइडियाज बढ़ने लग गए, इनका ग्रुप छोटा होने लग गया, जिनके ग्रुप से लोग निकलने लग गए, और जिनके लोगों के मान्यता बढ़ने लग गई उनका बड़ा होने लग गया ग्रुप, जिनके लोगों की मान्यता कम होने लग गई उनका ग्रुप छोटा होने लग गया। इन्हीं टीचर्स में से एक टीचर थे महावीर और एक थे भगवान गौतम बुद्ध। इन लोगों ने भी वेद की अथॉरिटी, कि वेद को क्या आप इतना मान रहे हो, उसको क्वेश्चन किया एंड सजेस्ट किया कि मेन एंड वुमेन, सिर्फ मेन नहीं, क्योंकि अभी तक जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में हमने पढ़ा, हमने क्या कहा कि भाई मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और जमीन भी मैन को ही मिल रही है, उसके बेटे को मिल रही है, वुमेन का तो कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ स्त्री धन मिलता है उनको। तो उन्होंने कहा कि दोनों मैन और वुमेन दोनों को लिबरेशन के लिए कोशिश करनी चाहिए, मतलब उनको ये दुनिया को त्याग देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जो ब्राह्मणिकल पोजीशन है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस वाज थॉट टू बी डिटरमाइंड बाय हिज और हर बर्थ इन अ स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्या कह रहे थे भाई? 4 वर्ण है, आप किसी के कोई डिसाइपल नहीं हो, ये 64 थॉट्स ऑफ स्कूल हम नहीं मान रहे, ये ब्राह्मण कह रहे हैं। वो तो बस सिंपल इतनी बात कह रहे हैं कि ये सब कुछ बाय बर्थ है और कास्ट सिस्टम है, आप बस इसी पे ही चलते रहो, खत्म हो गई बात। लेकिन ऐसा बुद्धिस्ट नहीं कह रहे हैं। नॉट ओनली बुद्धिज्म बट इवन जैनिज्म, जो महावीर जिनके हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मेन और वुमेन दोनों को लिबरेशन मिले, उसके लिए स्ट्राइव करना चाहिए। ये कुछ बाय बर्थ नहीं है, ये मैं चैप्टर 3 में भी आपको बता चुकी हूँ। उन्होंने कहा था कि बाय बर्थ कुछ भी नहीं है, ये बहुत गलत है। उन्होंने क्वेश्चन किया था वेद की वैलिडिटी को कि अगर सही है तो मुझे प्रूफ कर दो। अब हम यहां से बात करेंगे कि जो महावीरा और आगे हम गौतम बुद्धा, इन दोनों फिलोसोफर्स की थ्योरीज और ये लोग क्या मानते हैं, क्योंकि मान्यता दोनों की यही है जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क इन दोनों की थॉट में भी है। तो वो क्या है, इनके फिलॉसफी क्या है महावीर की और गौतम बुद्धा की क्या फिलॉसफी है, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक के पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट्स हो, आई वुड सजेस्ट एक बार वीडियो दोबारा देखो, रिवाइज करो, तो आपको बेहतर समझ आएगा।
चैप्टर 2 या 3 नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोबेबली मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।